हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 9। और ये जो हमारा उदाहरण नंबर 9 है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, जैसे हमने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर सिद्ध किया था, उसी सेम स्टेप और प्रोसीजर के साथ में हम उदाहरण नंबर 9 को यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि अंडर रूट 3 को किस प्रकार से अपर में सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर हम लिखने वाले हैं स्टेप नंबर 1। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले बताया था कि प्रश्नावली 1.3 में टोटल आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। उनमें से बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और जो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो भी हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो जैसे हमने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सिद्ध किया था, वही सेम प्रोसीजर और कंसेप्ट और स्टेप के साथ में हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेप नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1 में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि अपरमेय संख्या है, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर मान लेते हैं। हम यहाँ से ये मान के चलते हैं कि माना अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। और उसके बाद में जब परमेय संख्या यहाँ पर मान लेते हैं, तो जो भी संख्या हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं p/q के फॉर्म में, तो जो उसके हर में होता है उसी की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि अंडर रूट 3 हमारी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों, अगर अंडर रूट 3 हमारी एक परमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म में लिखेंगे p/q। और आप सभी लोगों को ये भी पता है कि अगर कोई भी संख्या हमारी परमेय संख्या है, तो हर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइड में कि q नॉट इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच्चों, अगर आप सभी लोग किसी भी संख्या को परमेय संख्या कह रहे हो, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अगर यहाँ पर परमेय संख्या है, तो हमेशा p/q के फॉर्म में लिखी जाती है। और जो यहाँ पर नीचे का हर होता है, चाहे यहाँ पर q हो चाहे यहाँ पर b हो, अगर कोई भी चीज यहाँ पर है तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती है। अगर यहाँ पर q जीरो हो जाएगा, तो इस संख्या का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक कंडीशन यहाँ पर डालते हैं कि अगर हमने यहाँ पर p/q को एक परमेय संख्या माना है, तो यहाँ पर q कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब बच्चों, यहाँ पर हमें साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि जो हमारी संख्या p और q है, ये किस प्रकार की संख्या है। क्योंकि हमने तो ये मान लिया कि p और q हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि p और q हमारी किस प्रकार की संख्या है। तो उस संख्या के बारे में भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो हमारी संख्या p और q है, ये हमारी एक सहअभाज्य संख्या है। तो साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है। अब बच्चों, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, या हम सहअभाज्य संख्या को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके देख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी संख्या होती है, और सहअभाज्य संख्या की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। सहअभाज्य संख्या को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो अब बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्टेप को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या लिखी गई है अंडर रूट 3, इस संख्या का हम क्या करेंगे, रूट यहाँ से खत्म करेंगे। तो रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम आगे लिखने वाले हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
तो यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बच्चों यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से जाएगा √3 पूरे का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से जाएगा p/q पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको बच्चों यहाँ से पता है कि स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है उसको हम p को दे देंगे, साथ साथ हम यहाँ पर q को दे देंगे। तो यहाँ से अब हम आगे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट का साइन लगा करके। इसका मतलब बच्चों होता है कि स्टेप आपका आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो गया, तो यहाँ पर संख्या बची 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर p को देंगे और ये स्क्वायर q को देंगे। तो यहाँ से आगे हम लिख देंगे ये हमारा जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पर नीचे हो जाएगा बटे में q स्क्वायर। बच्चों आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि अगर कोई भी संख्या यहाँ पर p/q के फॉर्म में लिखी गई है और पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर होता है तो जो ये स्क्वायर होता है ये हम ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को अलग अलग दे सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे यहाँ से होता है q स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब बच्चों अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 को क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3q स्क्वायर बराबर यहाँ से जाएगा p स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस स्टेप में स्टेप नंबर फर्स्ट में हम p स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं कि q स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब ये जानकारी हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए बच्चों जो हमने यहाँ से मान रखा है, हमने माना है कि √3 हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या को आपको पता है कि उसे हम p/q के फॉर्म में यहाँ से लिखते हैं। तो आपको यहाँ से ये जानकारी पता करना है कि या तो हम यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे या तो हम यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे। अब दोनों में से किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पर समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे आपको संख्या दिख रही है जैसे यहाँ पर q है, q को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब q की वैल्यू कैसे निकालना है तो वो चीज़ हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो बच्चों आप जब भी स्टेप नंबर 1 सॉल्व करो तो ये सारा स्टेप करने के बाद जैसे आप यहाँ पर पहुँच जाओ तैसे आपको यहाँ पे समझ लेना है कि अगर हमने √3 को एक परमेय संख्या माना है तो उसे p/q के फॉर्म में लिखा है, तो जो नीचे यहाँ पर हर में होता है, अगर आपको हर में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि q है तो q की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। अब चाहे आप q की वैल्यू स्क्वायर में निकालिए चाहे आप बिना स्क्वायर के निकालिए, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ लेना है कि जब भी स्टेप नंबर 1 यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला काम यही होता है कि जब हम संख्या को p/q के फॉर्म में यहाँ से मानते हैं तो जो नीचे आपका हर में संख्या होता है उसी का यहाँ पर हम मान निकालते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, q स्क्वायर का मान निकालने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से लिखने वाले हैं q स्क्वायर का मान। तो आगे से स्टेप को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे q स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर और जो ये हमारी संख्या 3 है ये इसके बटे में आ जाएगी। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। अब आप बच्चों यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारी p स्क्वायर है इसको 3 विभाजित कर रहा है। तो एक परमेय हमने पढ़ रखा है परमेय 1.3। अगर उस परमेय के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी नहीं है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके परमेय 1.3 के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों वो परमेय हमारी कहती है कि अगर p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो p को भी 3 विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम वही बात लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो आगे यहाँ से हम लिखेंगे तो 3 p को भी विभाजित करेगा। अभी बच्चों हम कैसे कह रहे हैं तो आगे यहाँ से हम रीजन लिख देंगे। ये हमारी एक परमेय होती है और उस परमेय का नाम है 1.3। पूरी परमेय आपको नहीं लिखना होता है, बस परमेय का यहाँ पर नाम लिखना होता है कि कौन सी परमेय यहाँ पर कह रही है। तो हम आगे यहाँ से लिख देंगे परमेय 1.3 से। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा स्टेप नंबर फर्स्ट। तो आप स्टेप नंबर फर्स्ट को यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को स्टेप नंबर 1 में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम इसके बाद यहाँ पर स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बच्चों यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 फिनिश होता है और इसके जस्ट बाद हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक नया कंडीशन मान के चलते हैं
अब कंडीशन किसके लिए मानते हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है जो हमने समीकरण नंबर फर्स्ट माना है। समीकरण नंबर फर्स्ट में आप देखिए कि जो 3 के ऊपर हमारी संख्या, जो अंश में संख्या है वो कौन सी है, पी स्क्वायर है। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पी की एक नई वैल्यू मान के चलते हैं, वहीं से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी आप समझिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप इसको नोट करिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से देखते हैं स्टेप नंबर 1 के आगे का स्टेप, जो कि हमारा यहाँ से होता है स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक नई कंडीशन पी के लिए यहाँ से मान के चलते हैं। अब पी के लिए नई कंडीशन हम कैसे मानते हैं वो हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन लिखी गई है समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी जस्ट हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को यहाँ से हम लिख लेते हैं साइड में। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन होती है क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से पी स्क्वायर बटे 3। ये जो हमारी इक्वेशन है ये समीकरण नंबर 1 है। तो बच्चों उसको हमने यहाँ पर साइड में नोट कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में पी के लिए एक नई कंडीशन मान के चलते हैं। अब पी के लिए नई कंडीशन कैसे मानते हैं तो वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में, माना पी बराबर 3c। अब यहाँ पर p बराबर 3c हमने कैसे माना है, तो आपको p के जस्ट यहाँ पर नीचे संख्या देखनी है कि यहाँ पर संख्या कौन सी चल रही है। अगर यहाँ पर संख्या 3 है तो आपको यहाँ पर 3c मानना है। अगर यहाँ पर संख्या मान लीजिए 5 है तो आपको 5c मानना है। अगर यहाँ पर संख्या कितनी है, 2 है, तो आपको यहाँ पर 2c मानना है। और अब आपको यहाँ से बताना है कि c हमारी किस प्रकार की संख्या है, क्योंकि बच्चों हमने c को यहाँ पर एक चर के रूप में माना है। तो यहाँ से अब आगे लिख देंगे, जहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इस p का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो आगे यहाँ से हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों अब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 हमारे यहाँ से चल रहा है क्यू स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर की जगह पर p वाली ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो p की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे 3c पूरे का होल स्क्वायर, और इसके नीचे यहाँ पे चल रहा है 3, तो इसको यहाँ पर हम एज इट इज यहाँ पर सेम लिख देंगे। अब नीचे का पोर्शन हम यहाँ से कर देते हैं इरेज, और इसके बाद समझते हैं इसके आगे का स्टेप। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमने इसको यहाँ पर इसकी p की वैल्यू उठा के पुट कर दिया, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 3 का, और यहाँ पर c का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पर हमारा c है, तो c हमारा क्या है, एक चर है। तो यहाँ पर c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ से हमारा हो जाएगा 3। अब आपको पता है कि जो हमारा 9 है वो 3 से यहाँ पर कट जाएगा। तो 3 क्या करेगा, 9 का उठा करके कर देगा कत्ल। तो यहाँ पर संख्या जाएगी 3 और यहाँ पर संख्या बचेगी 1। तो अब हम यहाँ पर इस चीज़ को आगे लिखने वाले हैं, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जो नया टर्म मानते हैं या नई कंडीशन मानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर माना है p बराबर 3c, तो जो यहाँ पर c होता है उसकी वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं। तो अब हम यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे यहाँ से जाएगा 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप सभी लोगों को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब हम इसके आगे का स्टेप यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे हमने वहाँ पर लिखा था स्टेप नंबर फर्स्ट में जब किया था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन जैसे यहाँ पर ये बनी थी उसी सेम प्रकार से यहाँ पर ये इक्वेशन बनी है। तो इसके बाद हमने जो लाइन लिखा था वही सेम लाइन हम इसके बाद यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है। तो आपको ये भी पता है कि परमेय 1.3 ये भी कहती है कि क्यू को 3 भी विभाजित करेगा। तो वो लाइन हम यहाँ पर डिक्टो सेम लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम आगे लिखते हैं, यहाँ 3
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो आगे यहाँ से लिखेंगे तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अभी कौन कहता है, तो बच्चों यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे प्रमेय 1.3 कहती है, प्रमेय 1.3 से। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब बच्चों इसके बाद जो हम फाइनल यहाँ पर अपनी लाइन लिखते हैं वो लाइन कैसे लिखना है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो बच्चों जब हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 आपको कराया था तो वहाँ पर हमें सबसे पहले पी और क्यू के बारे में बताया था। हमने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया था कि जो हमारी पी और क्यू ये संख्याएं ये कैसी संख्या है कि सह अभाज्य संख्या है। तो बच्चों जब भी हम किसी भी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं तो जब भी यहाँ पर हम पी और क्यू का HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो इसका HCF सदैव 1 मिलेगा, 1 के अलावा कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं मिलेगी। अब HCF अगर यहाँ पर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या हमारी P है वो केवल 1 से कटेगी और जो संख्या Q है ये भी केवल 1 से कटेगी। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या है पी स्क्वायर, यहाँ से आप देख सकते हैं जो संख्या पी स्क्वायर है, कहने का मतलब आप कह सकते हो प्रमेय 1.3 से जो संख्या P है वो 3 से विभाजित हो रही है, उसको समीकरण नंबर हमने 1 माना था। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो संख्या हमारी यहाँ पर क्यू स्क्वायर है वो संख्या हमारी क्या 3 से विभाजित हो रही है, तो इसको प्रमेय 1.3 के अनुसार हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो संख्या हमारी क्यू है वो किससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी और क्यू दोनों संख्या हमारी एक दूसरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या √3 थी वो हमारी एक परमेय संख्या ना होते हुए एक अपरमेय संख्या हो जाती है। क्योंकि बच्चों आपने सबसे पहले स्टेप में लिखा था कि P और Q हमारी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है और सह अभाज्य संख्या केवल और केवल 1 से कटती है। 1 से कटने का मतलब ये हुआ कि उसका HCF उन दोनों संख्याओं का सदैव 1 मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। और आप यहाँ से देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि जो हमारी संख्या P है और जो हमारी संख्या यहाँ पर Q है ये दोनों संख्याएं क्या हो रही है, एक संख्या और से विभाजित हो रही है जो कि संख्या यहाँ पर है 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे अब आगे, यहाँ से लिखेंगे यहाँ कम से कम P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 3 है। तो बच्चों आगे यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इसी के बाद आगे यहाँ से लिखना है बच्चों, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो आगे लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना त्रुटिपूर्ण रूप से गलत है। तो आगे हम यहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, तो आगे यहाँ लिख देंगे अतः, फिर से यहाँ पर अतः √3 एक अपरिमेय, यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको अपरिमेय संख्या है।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट होता है और आप सभी लोगों को ये उदाहरण नंबर 9 समझ आया होगा। अगर आप सभी लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में आपकी सभी समस्याओं का समाधान कवर कर लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं।